हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। पिछली वीडियो में मैंने आपको आईसीयू एंजाइम्स बता दी और कुछ क्लिनिकल बता दिया था मैंने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स, और इसमें एक और चीज़ बताऊंगा मैं तुमको, डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, इस अपन 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो इसमें मैंने जो चार्ट बना रखा है ना, ये पूरा चार्ट और ये पूरी टेबल याद करनी है तुम लोगों को। दैट सफिशिएंट एप्लीकेशंस में तो खासकर। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ी रीडिंग मार के बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा याद करते जाना तुम लोग। जो एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स में ना, पहले अपन इनको ना 4 टाइप्स में देखेंगे। ठीक है, पहला थेरोपैटिक एप्लीकेशन देखेंगे, फिर एनालिटिक देखेंगे, फिर अपन जेनेटिक इंजीनियर में कैसे यूज हो रहा है इसका, फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस वगैरह, ये सब चीज अपन देखने वाले हैं। तो जो पहले मैं थेरोपेटिक बताने वाला हूँ, इसमें पहला है अपना स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, ब्लड क्लॉट्स रिमूवल के लिए यूज होता है। कहीं भी ऐसे अगर बॉडी में अगर ब्लड क्लॉट जम रहा हो तो वहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो फिब्रिन के थ्रेड बने हुए होते हैं ना ब्लड में, जिससे क्लॉट बनता है, तो वो उनको डिसॉल्व कर देता है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड है अपना एस्पराजिनेस। ठीक है, कैंसर थेरेपी में यूज होता है इसका। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसका यूज होता है अपना ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। जब अपने लंग्स में सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि अमीनो एसिड्स में चेंज आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पे वो लिसिथिन या फिर सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, तो उस कारण यहाँ पे वो एम्फाइसीमा हो जाता है। और पेंक्रियाटिक एमाइलेज, पेंक्रियाटिक एंजाइम जैसे कि पेंक्रियाटिक अमाइलेज हुआ, अपना ट्रिप्सिन हुआ, लाइपेज हुआ, ये सारे अपने डाइजेशन चेक करने के लिए रहते हैं। अब देखते हैं अपन सेकेंड में अपना क्या था, एनालिटिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, एज ए रिएजेंट्स वगैरह अपन देख सकते हैं। ऐसे मान के चलो कि जो अपने लैब में जितने भी अपने प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, वहाँ पे इन्हीं चीज़ों से चेक किया जाता है उसका लेवल। ऐसा अपन ग्लूकोज का लेवल अगर चेक करना है तो उसके लिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज पारऑक्सीडेज मेथड्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इन एंजाइम्स की वजह से अपने को इनकी लेवल का पता चलता है कितना क्या लेवल है। जैसे यूरिया का पता लगाना है तो यूरिएज चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज, यूरिक एसिड के लिए यूरिकेज, और जो एलाइजा होता है ना, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे उसमें एएलपी का यूज किया जाता है, या फिर हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज। ठीक है, उसके बाद जो अपनी थर्ड एप्लीकेशन थी वो थी अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपना यूज होता है, तो ये तो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, अपन पीसीआर पढ़ने वाले हैं इसमें आगे चल के। पीसीआर में अपना होता है टैग पॉलीमरेज का यूज। ठीक है, टैग डीएनए पॉलीमरेज का, तो यहाँ पे एक हो गया पीसीआर के लिए। और सेकेंड जब जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस लिख रखा है मैंने, बट आप एक्सोन्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना डीएनए वगैरह को कट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करने के लिए डीएनए के अंदर से कट कर रहे हैं तो वहाँ एंडोन्यूक्लियस आएगा, अगर एंड से कट करना है तो एक्सोन्यूक्लियस आएगा। और जो लास्ट बचा वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, इसमें अपन रेनिन का यूज़ करते हैं, या फिर चीज़ प्रिपरेशन के लिए अल्फा माइलेज का यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, प्रोटीएस का यूज़ करते हैं वॉशिंग पाउडर वगैरह को बनाने में। ठीक है, और ग्लूकोज आइसोमेरेज का यूज़ करते हैं हाई फ्रक्टोज साइरप्स बनाने में। ठीक है, अब क्या होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट फ्रक्टोज में करवाना है तो एक आइसोमर्स होती है, जिसको आइसोमराइजेशन के थ्रू ये एंजाइम चेंज कर देता है। तो इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें और आगे मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि जो अपना स्ट्रेप्टोकाइनेस होता है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो क्या होता है, अपने को स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है, और जो फिब्रिन होता है ना, ये अपना क्लॉट के फॉर्म में होता है, जिसमें फिब्रिन्स के क्लॉट बने होते हैं। इसको डिसॉल्व करने के लिए अपने को ज़रूरत होती है प्लाज्मिन की। और प्लाज्मिन कैसे बनता है, वो अपना प्लाज्मिनोजन से बनता है, और वो भी किस एंजाइम की हेल्प से, स्ट्रेप्टोकाइनेस। अगर ये एंजाइम नहीं होगा ना तो यहाँ पे प्लाज्मिन नहीं बनेगा और ब्लड क्लॉट्स बने रह जाएंगे। इसलिए इस ब्लड क्लॉट्स को हटाने के लिए प्लाज्मिनोजन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज होगा। ठीक, सेकेंड अपना एस्परेजिनेस, जो अपना ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसके बाद और एप्लीकेशंस में बताऊं तो मैं एनालिटिक रिएजेंट्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें अपन उसकी
ऐसे मान चलो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कुछ भी है, जैसे कि अपने ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हुआ, तो इसको अपन एस्टिमेट करते हैं थ्रू द एंजाइम। एंजाइम के थ्रू एस्टिमेट करते हैं कि इसका लेवल क्या होगा अपनी बॉडी में। तो यही आता है इसमें, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो लास्ट है वो है अपना इमोबिलाइज्ड एंजाइम। मतलब कि यार अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कोई एंजाइम है, उसको अपन एक शीट पे प्रिजर्व करके रख लें, जिससे कि उसकी एक्टिविटी अल्टर ना हो और वो लॉन्ग टाइम तक अपन उसको रख सकते हैं और वो वर्किंग करेगा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बता रहा है कि इसमें ना कि जो एजेंट्स होते हैं ना, जो अपने एंजाइम्स होते हैं इमोबिलाइज, अपने इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, ठीक है। तो यूज की बात हो गई। अब क्या होता है इनका, immobilized by binding them to a solid insoluble matrix which not affected enzyme stability। ना तो एंजाइम की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती, ना उसकी एक्टिविटी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो इंसॉल्युबल एक मैट्रिक्स होता है सॉलिड, उसके ऊपर इसको बाइंड कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं जेल वगैरह का, ठीक है। जेल वगैरह का यूज करके उसको अपन इमोबिलाइज बना देते हैं, ठीक है। इसमें कि अपनी दो हैं, बिएडेड जेल एंड साइनोजिन ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है सेफ्रोज, ठीक है, जो कि यूज होता है अपना इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इनको बाउंड करवा देते हैं अपन एंजाइम को उससे सॉलिड इनसॉल्युबल सीट से, और उसके बाद अपन इसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। यही है बस इसमें नॉर्मल। और फिर इसके बाद अब मैं तुमको बताने वाला हूँ डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। मतलब कि यार जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो खुद ही अपनी बॉडी में बहुत सारी डिसीज या फिर बहुत सारी कुछ भी अगर अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ इनसे डिटरमाइन हो जाती है इनकी लेवल से, ठीक है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि एंजाइम्स को कैसे डिवाइड किया गया। एंजाइम्स को 2 टाइप से भी डिवाइड किया जाता है कि वो प्लाज्मा में है या प्लाज्मा में नहीं है। प्लाज्मा अपने ब्लड में होता है, ठीक है। कुछ एंजाइम अपने ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, बट कुछ जो प्लाज्मा में नहीं होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसमें सर्कुलेशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। एक तो प्लाज्मा स्पेसिफिक होते हैं और सेकंड होते हैं नॉन प्लाज्मा स्पेसिफिक। जो प्लाज्मा स्पेसिफिक होते हैं ना, उनका मेनली फंक्शन होता है प्लाज्मा में, ठीक है। एंजाइम नॉर्मली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन, समझ आता है। मोस्टली सिंथेसाइज इन लीवर एंड एंटर सर्कुलेशन, मतलब कि मोस्टली लीवर में बनेंगे और लेकिन बाद में सर्कुलेशन में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना हो गया प्लाज्मिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, सेरुलोप्लाज्मिन हो गया, ठीक है। और कुछ होते हैं अपने नॉन प्लाज्मा स्पेसिफिक, ठीक है, जो प्लाज्मा में स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, नहीं होंगे प्लाज्मा में, नहीं है वो, ठीक है। और वो प्लाज्मा में होंगे भी ना तो बहुत ही कम कंसंट्रेशन होगा, लो अमाउंट में होगा, नहीं तो वो एब्सेंट ही होंगे, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंट। फिर क्या होता है, ये सीक्रेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो सीक्रेट होते हैं अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो ब्लड में तो जाते नहीं है, वो तो उसी ट्रैक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया ये अपने नॉन प्लाज्मा स्पेसिफिक, ठीक है, कि जिनका फंक्शन प्लाज्मा में नहीं होता बट लेकिन प्लाज्मा के बाहर होता है। जैसे कि अपना अमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन, लाइपेज, ठीक है, ये सब। और इनका इम्पोर्टेंट यूज क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक में यूज होते हैं और प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज, मतलब कि या तो डायग्नोस करना है कि हाँ ये डिसीज है या नहीं है, या तो फिर ये पता लगाएंगे कि अपन इसमें कि ये चीज हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद में तुम्हें इसकी ना टेबल बता देता हूँ। इसमें कुछ एंजाइम जो तो तुमको पूरा याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने तो काफी लिख दिए हैं, मतलब तुम मेन याद कर सकते हो। एक तो अमाइलेज याद कर सकते हो, ठीक है, एक्यूट पैंक्राइटिस, क्योंकि पैंक्रेटिक अमाइलेज रिलीज होता है। अगर मान के चलो कि तुम्हें कोई पैंक्रियास से रिलेटेड डिसीज हो गई, कोई ऐसे एक्यूट पैंक्राइटिस हो गई, तो उसमें इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। SGPT हुआ अपना सीरम ग्लूकोज, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेस, मतलब ALT, ठीक है। लीवर डिसीज में और हेपेटाइटिस में इंक्रीज हो जाता है। SGOT हो गया, मैंने पहले भी बता रखा है पिछली वीडियो में, ठीक है। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में इंक्रीज हो जाता है, हार्ट अटैक में। ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेस रिकेट्स में इंक्रीज हो जाता है। एसिड फॉस्फेटेस कैंसर और प्रोस्टेट ग्लैंड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। LDH हुआ अपना हार्ट अटैक, लीवर डिसीज, इन सब चीज़ों में इंक्रीज हो जाता है।
अगर हार्ट अटैक की बात करूँ, मैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात करूँ, तो इसमें LDH फर्स्ट इंक्रीज होता है LDH 2 के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे CPK था, CPK में भी अपना CPK 2 होता था इंक्रीज मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, ठीक है। यहाँ पे भी इसका एलिवेशन होता है, ठीक है। एल्डोलेज हुआ अपना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। GGT हुआ अपना एल्कोहलिज्म में, और 5 न्यूक्लियोटाइडेज हुआ अपना हेपेटाइटिस में। ये सारी टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, तो आप आपकी सुटेबल ट्रिक बना के इसको याद कर लीजिए। बाकी तो ये नॉर्मल चीज़ें, कुछ नॉर्मल एंजाइम्स हैं जो आपको हर जगह पढ़ने को मिलेंगे, तो ये तो आपको नॉर्मल याद रखना ही चाहिए। और बाकी आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर मैंने सारे एंजाइम के नोट अपलोड कर दिए हैं। और वीडियो जितना लाइक कर सकते हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। और उसके बाद ना अच्छे से पढ़ो बढ़िया। ऐसा नहीं कि वीडियो को थोड़ा देखा अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तो यार पढ़ाई में तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी अच्छा लगेगा। थोड़ी कंसिस्टेंसी लाओ, स्टेबिलिटी लाओ, तभी जाके पढ़ पाओगे। 1-2 वीडियो देखोगे, 3 वीडियो देखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। क्योंकि नए टीचर से पढ़ना ना इतना आसान नहीं होता है। पहले उसकी लैंग्वेज उसको समझना होता है कि वो कैसे समझाता है, ठीक है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा है। तो वो सब चीज़ समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ी वीडियो देखोगे ना तो उसके बाद तुम्हें समझ में आने लगेगा। और फिर और कुछ भी अगर तुम्हें लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए तो मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि सर आप ऐसे और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है।